ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर एक क्विक रिकैप लिया जाए लास्ट क्लास के सेशन का, तो आपको याद होगा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए निकाले थे। जैसे कि वी फाउंड इट आउट फॉर अ वायर विच इज कैरिंग लैम्डा कूलम पर मीटर और माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या उसके कंपोनेंट्स होंगे एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, और हमने उसके ऊपर कुछ सवाल भी बनाए थे। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि कुछ सवाल ऐसे आएंगे, जैसे कि कल मैंने जो सवाल कराए थे उसी को कंटिन्यू अगर मैं करूं तो कुछ सवाल ऐसे आएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है। सपोज दीज आर इनफाइनाइट वायर्स हैं, इन्फिनिटी तक जा रही है यहाँ। दिस इज कैरिंग लैम्डा कूलम पर मीटर एंड दिस इज कैरिंग माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर। तो मान लो आपसे पूछा जाए कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। सपोज ये दूरी जो है परपेंडिकुलर दूरी, सपोज दिस इज डी एंड दिस इज ऑल्सो डी। इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आपको पता है कि इस जगह पे अगर मैं लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो राइट हैंड साइड वाली वायर है उसके कारण अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ। ठीक है, और अगर मैं माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर के लिए इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरफ। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में, बिकॉज इट्स अ इनफाइनाइट वायर, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक कंपोनेंट रहेगी एंड दैट विल बी ई परपेंडिकुलर। और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको याद है, इट वाज के लैम्डा बाय डी sin theta 1 plus sin theta 2, if you remember, sin theta 1 plus sin theta 2 अगर आपको याद है। ठीक है, सो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1। तो हम अगर देखेंगे के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ई परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन 90 साइन 90, दैट इज 2। तो 2 के लैम्डा बाई डी आ जाएगा। तो ये ग्रीन वाला आएगा 2 के लैम्डा बाई डी, और ये जो येलो वाला है ये भी आएगा 2 के लैम्डा बाई डी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ई परपेंडिकुलर नेट which will be equal to 4 के लैम्डा बाई डी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ऐसे हमारे पास अलग अलग जगहों पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात पूछी जा सकती है। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा कि सपोज वी आर हैविंग सीरियस करता हूँ, ये इन्फिनिटी तक जा रही है और एक दूसरा एक वायर है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है बेसिकली, और आपको इस लाइन पे एक पॉइंट है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सच दैट ये दूरी है d1 और ये दूरी है d2। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सो हाउ वुड यू बी एबल टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स द क्वेश्चन। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे आप, आपको पता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इस जगह पे अच्छा एक और चीज, इस पे मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसमें भी मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हाउ वुड यू फाइंड दिस। तो इस पॉइंट पे अगर मैं येलो कलर वाले वायर का देखूं तो येलो कलर वाले वायर के लिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी which will be equal to k lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2. Sin theta 1 will be 0 and sin theta 2 will be 90 degree. It will be k lambda by d. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ k lambda by d1, सॉरी। ठीक है,
और रेड वाले के लिए जो होगा, रेड वाले के लिए होगा इस डायरेक्शन में, एंड इट विल बी k लैम्डा बाई d2। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बिकॉज d1 इज लेस देन d2, तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी k लैम्डा 1 by d1 minus 1 by d2, and this is the E net perpendicular, E perpendicular का नेट है। ठीक है, अभी E पैरेलल की अगर हम बात करें तो ये इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे जो E पैरेलल होगा, येलो कलर से अगर मैं दिखाऊं तो E पैरेलल विल गो समथिंग लाइक दिस, और रेड वाले के लिए अगर मैं दिखाऊं तो E पैरेलल विल गो समथिंग लाइक दिस। तो जो E पैरेलल होगा दोनों का जुड़ेगा, और दोनों का डायरेक्शन किधर होगा, सेम नीचे की तरफ। कितना होगा, अगर मैं येलो कलर वाला देखूं, कल ही आपको फॉर्मूला बताया गया था, इज इट इक्वल टू k लैम्डा बाई d1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। वहां पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना है और डायरेक्शन तो आपने बुद्धि से निकालनी है। तो एक आ जाएगी 0 और दूसरी आ जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, देयर इज वन क्वेश्चन। यस यशोवर्धन, टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। ओके, k लैम्डा बाई d1 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो एक जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा और दूसरा जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा। तो k लैम्डा बाई d1 इंटू 1 आ जाएगा ये। ठीक है, और अगर मैं दोनों के लिए जोड़ूं तो E पैरेलल जो होगा, जो नेट होगा, वो होगा k लैम्डा इंटू 1 बाई d1 प्लस 1 बाई d2। आई होप यू गॉट दिस, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी नीचे की तरफ। क्या क्लैरिटी है ये? सो दिस इज हाउ यू नो आपको वायर्स कैरिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसके ऊपर सवाल आपको इस वैरायटी के मिल सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या वेरिएशन हो सकता है, और इसके अंदर वेरिएशन हो सकता है कि आपको एक इनफाइनाइट वायर दे दिया गया, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक इनफाइनाइट वायर है और दूसरा इनफाइनाइट वायर है, इट इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स, एंड सपोज हमें कोई एक जगह पे, फॉर एग्जांपल इस जगह पे, तो हमें हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आस्क इज ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ। ठीक है, एंड सपोज वी से दैट दिस कैरीज लैम्डा कूलम पर मीटर एंड दिस आल्सो कैरीज लैम्डा कूलम पर मीटर। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो इस साइड में, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो, electric field intensity is a vector quantity, so by all means we have to represent it with the help of arrows। तो हम देखेंगे कि ये जो एरो की जो मैग्नीट्यूड है ये घटती जाएगी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, सिमिलरली इधर भी जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लेंथ ऑफ द एरो घटता जाएगा। ठीक है, अच्छा, और मिडिल में क्या हो जाएगा, मिडिल में दे विल बी एग्जैक्टली एट द सेंटर, दे विल बी कैंसलिंग ईच अदर। ठीक है, इस साइड में भी वो घटता जाएगा, इसके इस साइड में और इस साइड में। फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, और राइट हैंड साइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कुछ रीजन में, और कुछ रीजन में नेट आएगा। तो बेसिकली सवाल ये है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्राफ होगी वो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, अगर दो इस तरीके के इनफाइनाइट वायर्स रख दिए जाए। तो लेट्स ड्रॉ इट। मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ ग्रीन कलर में। तो अगर आप देखोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ग्राफ होगी वो कैसे जाएगी, ध्यान से देखो, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस रीजन एसिम्प्टोटिक होगा, मतलब ये जो रेड कलर वाला लाइन जब इन्फिनिटी तक जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तब ये मीट करेगा, एसिम्प्टोटिक होगा, बिकॉज इट इज इन द रेशियो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज k लैम्डा बाई d। तो d यहाँ पे डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा 1 बाई d का रेशियो चलेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ आएगा। अगर मैं राइट हैंड साइड वाले वायर के राइट में देखूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ठीक है,
आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सोना नहीं, ये गलत है। कोई बताएगा गलत क्यों है? गलत इसलिए है बिकॉज ये वाला ग्राफ इस साइड में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इधर, जो मैंने येलो कलर से दिखाई है, जस्ट लुक एट द डायरेक्शन, इट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसलिए इसको ऊपर साइड में रहना पड़ेगा टू शो द डायरेक्शन। और लेफ्ट हैंड साइड के वायर से अगर लेफ्ट में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो यहाँ पे दिखाया गया है, इट इज अलोंग द नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो इसको नीचे की तरफ होना चाहिए। तो मिडिल वाले रीजन में कैसा होगा? मिडिल वाले रीजन में कुछ ये ऐसा चलेगा, ये देख। तो एग्जैक्टली सेंटर पे एसिम्प्टोटिक नहीं होगा ये, to be more precise, it will be something like this. Something like this for you. तो exactly at the center आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा एंड दिस इज हाउ योर ग्राफ वुड लुक लाइक। ठीक है, अभी आप इसमें आप चाहो तो एक को प्लस लैम्डा दूसरे को माइनस लैम्डा कर सकते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ग्राफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ अलग अलग टाइप से मिलेगा। तो मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ, आप इसे ट्राई करिए घर पे खुद से। ये देख, मान ले एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये दोनों साइड में इनफिनिट तक जा रही है, और ये दूसरा वायर है, दोनों साइड में इनफिनिट तक जा रही है। ठीक है, एंड सपोज 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 ठीक है, दिस इज द लाइन। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मान लो इस वाले वायर में माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है और इस वाले में भी माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर है। एक ग्राफ ये हुआ, पहला आप इसके लिए बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा, दूसरा ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर और ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, इसका ग्राफ बनाओगे, और तीसरा ये माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर और ये प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। इनके ग्राफ कैसे होंगे खुद से ट्राई करना, बहुत सिंपल है, डरना नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलना, अपने आप इनके ग्राफ खींच सकते हो। ऐसे बहुत से ग्राफ पूछे जाते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा होगा, पैरेलल वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स, सेमी इनफाइनाइट वायर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी वैरायटी के दिए जा सकते हैं, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी एक नई चर्चा करेंगे, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड due to a ring. Now we'll talk about electric field due to a ring carrying linear charge density। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सपोज वी आर हैविंग अ सर्कुलर वायर, ठीक है, सर्कुलर वायर है, एंड सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर वायर। ठीक है, तो ये सर्कुलर वायर में मान लो लैम्डा कूलम पर मीटर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, पहला सवाल। अगर आप बेसिक बुद्धि लगाओ तो आपको दिख रहा होगा कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो जीरो होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैसे? आप खुद से देख लो, आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आप थीटा पे जाके डी थीटा लेंथ की, डी थीटा एंगल की, सॉरी, आप कोई भी एलिमेंट अगर लोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो छोटा सा सेगमेंट बन रहा है, इस सेगमेंट के ऑपोजिट में you will have an opposite उसके ऑपोजिट में एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो अगर मैं इस एलिमेंट को नाम दे रहा हूँ A और इस एलिमेंट को नाम दे रहा हूँ B, ऐसा तुम कोई भी एलिमेंट ले लो तो उसका मिरर इमेज तुमको डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट पे मिल जाएगा सर्कल। अब ये इस पे जो छोटा सा अमाउंट dq है,
will it be equal to lambda r d theta? And similarly इस पे भी जो छोटा सा amount of charge dq है, this will be equal to lambda r d theta. I hope you understood this. अब अगर हमने लैम्डा कूलम पर मीटर पॉजिटिव डाला हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ए के कारण वो होगी कुछ इस तरह, और सेंटर पे बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी कुछ इस तरह. बोथ विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. सो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. ऐसा तुम कोई भी एलिमेंट देख लो वो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो you will finally get the net electric field at the center will be 0. Center of the circular ring. But अगर हम सेंटर पे ना बात करके इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे बात करें, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट, तो वो दिखाने के लिए मुझे आपके लिए सेपरेट डायग्राम बनाना पड़ेगा. आइए, तो सेंटर पे हमने सेंटर पे जब निकाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई. अब मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाता हूँ. जस्ट हैव अ लुक. Something like this, and let's say that this is the axis. This is the axis, and this particular ring carries a linear charge density of suppose lambda coulomb per meter. अब मैं इसके सेंटर पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहिए. दिस इज द सेंटर. मुझे पता सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी. मुझे इस सेंटर से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. Let us say that its radius of this ring is equal to r. तो x दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. तो x दूरी पे जो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा वो मैं कैसे निकालूं? मैं इस सर्कल का एक टॉप व्यू बनाता हूँ. टॉप व्यू मतलब अगर मैं अपना i का लोकेशन, ध्यान से देखना, अगर मैं अपने i का लोकेशन यहाँ पे करूँ, सपोज मैं i इज लोकेटेड हियर, तो i का लोकेशन अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक्सिस पे, तो मुझे एक क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा. तो वही सर्कल मैं बना रहा हूँ. तो वो सर्कल अगर मैं बना रहा हूँ, मैं वो सर्कल को यहाँ पे बना रहा हूँ. दिस इज द सर्कल दैट वी आर हैविंग. एंड ये सर्कल पे मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया. लेट्स सी इट. मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ. ये इसका सेंटर है. सेंटर से एक लाइन है. मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया. एलिमेंट कैसे लिया? ये सेंटर लाइन जो है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया मैंने. एंड लेट अस से दैट इट इज सबटेंडिंग अ स्मॉल एंगल. ठीक है, इट इज सबटेंडिंग अ स्मॉल एंगल d थीटा. सॉरी, इट इज सबटेंडिंग अ स्मॉल एंगल. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस. सब लोग अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर दें. सबटेंडिंग अ स्मॉल एंगल d थीटा. तो यहाँ पे वो एलिमेंट है, यहाँ पे वो एलिमेंट है. तो ये एलिमेंट से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. ये आई मैं हटा दूंगा अभी. यहाँ पे आपको समझ में आ गई ये बात? अभी मैं इसे हटा दूंगा, आपको वीडियो में दिख जाएगा ये. तो यहाँ पे जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे मैं +1 कूलम चार्ज रखूंगा. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सीधी नीचे की तरफ जाएगी ऐसे. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है छोटी सी, दैट इज इक्वल टू डी. मैं बोलूंगा ये जो डी है ये हो जाएगा k इंटू डी क्यू विच इज लैम्डा r d थीटा. ठीक है, लैम्डा r d थीटा. तो k q इंटू +1, जो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है आपके पास जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अपॉन दिस डिस्टेंस का होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज x² + r² का अंडर रूट का होल स्क्वायर. तो विल इट बी इक्वल टू x² + r².
ये डी है। अब लॉजिकली सोचो, जैसे जैसे एलिमेंट चेंज होगा, सपोज मैंने इस एलिमेंट की जगह पे, ये जो एलिमेंट मैंने लिया था, इस एलिमेंट की जगह पे मैं कोई दूसरा एलिमेंट लेता हूँ, तो अगर मैं दूसरा एलिमेंट लूंगा, सपोज मैंने एलिमेंट ये लिया, तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन आपको 3D में इमेजिन करनी पड़ेगी, एक कोन की तरह। ये जो एरोज आ रहे हैं ना, ये जो एरोज आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की जो एरो है, ये जो एरोज हैं, ये एरोज अपने आप में एक कोन बनाएंगी। जब सारे एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे, कोन के सरफेस पे ये सारे एरोज होंगे। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो? दिस शुड बी इमेजिन्ड बाय यू। तो जैसे जैसे हम एलिमेंट चेंज करेंगे, जैसे जैसे हम एलिमेंट चेंज करेंगे, ध्यान से समझना, जैसे जैसे हम एलिमेंट चेंज करेंगे, तो ये जो डी वेक्टर आ रहा है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दैट विल चेंज इन इट्स डायरेक्शन। अगर हम एलिमेंट चेंज करेंगे, डी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब जब हमें इंटीग्रेशन करना है, क्या हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट करेंगे या फिर हम कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेशन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे या कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेशन करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। तो हमें कंपोनेंट्स लेके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये जो डी है, इस डी के दो कंपोनेंट्स होंगे। लेट्स मेक इट, एक कंपोनेंट होगा इस साइड में, which will be equal to d cos theta, because ये एंगल थीटा है, और एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ, which will be d sin theta। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो d sin theta है, ध्यान से देखना, अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो d sin theta है और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है d cos theta। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अगर तुम लॉजिकली सोचोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि ये जो d sin theta है, ये जैसे जैसे तुम अलग अलग कंपोनेंट्स लोगे तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के कारण ये कट जाएंगे, तो d cos theta will totally get cancelled out, it will get vanished, ये हट जाएगा। तो आपके पास सिर्फ बचेगा d cos theta। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, वो होगी along this direction, जो d cos theta के डायरेक्शन पे होगी, और वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ d cos theta। तो ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन लिखिए। d की वैल्यू क्या है? k lambda r d theta by x square का r square। What is x here? Is it a variable or a constant? Is it a variable or a constant? इसमें x देख के इसको वेरिएबल मत मान लो, ये x कांस्टेंट है, बिकॉज x दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो आप यहाँ पे d cos थीटा जब करोगे तो आपके पास k lambda r, मैं इसे एलिमिनेट करता हूँ, k lambda r by r square plus x square into इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा आ जाएगा, और थीटा की जो वैल्यू है, ठीक है, cos थीटा d थीटा आ जाएगा। तो अब सवाल है कि ये कितना होगा? ठीक है, सो cos थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा। ठीक है, तो sin थीटा की इंटीग्रेशन है, और ये थीटा की जो वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, कहीं पे भी घूमो में ये फिक्स्ड वैल्यू आएगा। तो थीटा को sin थीटा को क्या लिख सकते हो? sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज r बाय अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, आपका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? वो आ जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, ई नेट, ध्यान से देखिएगा, ई नेट, सब लोग सॉल्व कर रहे हो, इज इक्वल टू k लैम्डा r बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। लेट मी हैव अ लुक, यही आया था, k lambda r by r square plus x square, integration of cos theta d theta is sin theta, and sin theta can be written as perpendicular, that is r upon hypotenuse, that is under root of r square plus x square। तो अगर आप वो लिख दोगे into r upon अंडर रूट ऑफ r square plus x square, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा k lambda r square by r square plus x square to the power 3 by 2। This is what is your formula for net electric field on the axis of
द रिंग विच इज k lambda r square by r square plus x square to the power 3/2। ये आपको किसी भी हालत में याद रखना है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला किसी भी हालत में याद रखना है, k lambda r square by r square plus x square to the power 3/2। This is what is the electric field on the axis of the ring, k lambda r square by r square plus x square to the power 3/2। ठीक है, अब ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ बेसिक बात है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सारे व्हाइट बोर्ड देखते हैं एक बार, अपने को क्लैरिटी आ जाएगी। अगर मैं ये व्हाइट बोर्ड देख रहा हूँ, मान लो मैंने इसे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? अगर मैं राइट हैंड साइड देखूँ तो इट विल बी अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड देखूँ तो इट विल बी अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मैं यहाँ बना सकता हूँ क्या? हाँ, यहाँ बना सकता हूँ। ये देखो, यहाँ से सपोज मैंने ये रिंग ले लिया, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। इट इज गिवन बाय द फार्मूला k lambda r square by r square plus x square to the power 3/2। और अगर लेफ्ट हैंड साइड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, अगर मैं प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर लूं तो, ठीक है, और अगर मैं माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर लूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर लूं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड हो जाएगी, इस तरफ, और इस साइड हो जाएगी इस तरफ। प्लीज हैव अ गुड लुक, आपको समझ में आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटर की बात करूं, ये आंसर सही है या गलत है, वी विल हैव अ लुक। अगर मैं सेंटर की बात करूं, सेंटर मतलब कितना है सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है ना, यहाँ पे 0 नहीं आ रही है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है बोलो, एक मिनट, जस्ट चेक इट आउट। क्या बता सकते हो क्या गड़बड़ हुआ है? एनीवन? ये इंटीग्रेशन देखो, ई नेट इज इक्वल टू डी कॉस थीटा। डी जो आ रहा है वो आ रहा था के लैम्डा, राइट, आर डी थीटा। आर डी थीटा एक्चुअली गलत हो गया, थीटा पे हम, हाँ हाँ, ये जो आर डी थीटा है और ये जो थीटा है, ये थोड़ा सा गलत हो गया एक्चुअली। आई एम वेरी सॉरी, लेट मी रेक्टिफाई इट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला में गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? ये जो है ये आर डी थीटा मुझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये थीटा तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट दिखाया था और वो अलोंग द प्लेन ऑफ द रिंग था, लेकिन जो डिस्टेंस, जो थीटा मैंने यहाँ पे दिखाया है आपके डायग्राम में, जो ट्रायंगल फॉर्म में दिख रहा है आपको, वो तो जिस पॉइंट पे निकाला है उस पॉइंट से किसी भी एलिमेंट जिसकी लेंथ मान लो आर डी थीटा है या फिर आर डी अल्फा है, डी अल्फा ले लो इसको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक सेकंड होल्ड करना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये डी थीटा हटा के मैं इसको डी अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है, इसके कारण ही कंफ्यूजन हुआ है, ठीक है। तो डी विल बी के लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, के लैम्डा बाय एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आ गया के लैम्डा, और इसको मैं करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा डी एक्स लेंथ का, तो लैम्डा डी एक्स, डी एक्स या छोटा सा लेंथ ले लो, dx लोगे तो यहाँ पे x के साथ कंफ्यूज हो गए, रुको होल्ड करना, इसको मैं ले लेता हूँ dy, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट का लेंथ मैं ले रहा हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट बेसिकली इसकी लंबाई मान लो है dy, ये मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो k लैम्डा dy, इट इज द चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट इनटू 1 by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब सही है, तो d cos थीटा जब मैं करूंगा तो इट विल बी k लैम्डा, ठीक है, ये r हट जाएगा, k लैम्डा बाई एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू आप चाहो तो, यू नो, कॉस थीटा की वैल्यू आप चाहो तो x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कॉस थीटा इज x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा इज कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे ये बेसिकली डी थीटा ना होके डी वाई होगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आपकी जो फॉर्मूला फाइनली बनेगी, लेट मी सी इट, इसके बाद वाला ये,
आइए, तो के लैम्डा आर हटा देना पड़ेगा, के लैम्डा सॉरी के लैम बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और cos theta is equal to base upon hypotenuse which is x by ध्यान से देखिए, मैं गड़बड़ ना करूं, फिर से देख लेता हूं मैं ये देखो के लैम्डा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू x बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई आर, इट विल बी 2 पाई आर, बिकॉज ये dy टोटल जब मैं इंटीग्रेट करूंगा सभी एलिमेंट्स के लिए तो dy की इंटीग्रेशन हो जाएगी इस सर्कल की सर्कमफेरेंस व्हिच विल बी 2 पाई आर। तो जो फॉर्मूला आपका फाइनली बनेगा व्हिच विल बी के लैम्डा बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू x बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 2 पाई आर। आइए, इनटू 2 पाई आर, 2 पाई आर कहाँ पे रखूं, ये मैं पूरा इरेज करता हूँ बिकॉज ये गलत हो गया है, थोड़ा सा इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आएगा, लेट्स सी इट व्हाट इज इट, ठीक है, इनटू इनटू dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 पाई आर। आइए, अब जो ई नेट का फॉर्मूला आएगा वो सही आएगा, और वो क्या आएगा देख लें, वो आएगा के लैम्डा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आएगा के लैम्डा एक्स इंटू 2 पाई आर, तो ये 2 पाई के लैम्डा एक्स आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब इसको 2 पाई के, आपको पता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 पाई के जो है इसको आप लिख सकते हो, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लोगे तो वो 2 पाई और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 ये आ रहा है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आई वो ये आई, प्लीज इसे चेंज कर लें, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये चेंज कर ले, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप सेंटर पे बात करो, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द रिंग, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सेंटर मतलब x इक्वल टू 0 पुट कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती हुई नजर आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। और अगर आप कोई भी अदर डिस्टेंस पे देखोगे तो अकॉर्डिंगली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट मिलेगी। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी, व्हेन x इज इक्वल टू इंफिनिटी तो ये वैल्यू कैसे लाओगे, तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे आपको अगर निकालना है तो ये 2 पाई के लैम्डा r, इसको पूरा कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लो तो आपकी वैल्यू आएगी x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो आप यहाँ पे क्या करो, x आप कॉमन ले लो बाहर, तो x कॉमन ले लोगे, लेट्स फाइंड इट आउट, व्हाट इज द ई नेट, हमने x इक्वल टू 0 पे देख लिया है, अब हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू इंफिनिटी पे। तो x इक्वल टू इंफिनिटी पे अगर हम निकालेंगे, मैं फिर से सभी व्हाइट बोर्ड पे जा रहा हूँ एक सेक्शन देखने के लिए, देख 2 पाई के लैम्डा r इसको बाहर निकाल लो तो x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, जहाँ पे x की वैल्यू इंफिनिटी मुझे पुट करनी है, मैं इसे याद रखता हूँ। अब आ जाए, आइए, ठीक है, आइए, तो जो ई नेट होगा, ई नेट हो जाएगा सम कांस्टेंट सी 2 पाई के लैम्डा x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और मुझे यहाँ पे एट x इक्वल टू इंफिनिटी निकालनी है, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अब इसे सॉल्व कैसे करें, आप क्या करें, ये c है, x को इधर ही रहने दें, आप डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लें, एक्स स्क्वायर अगर आप बाहर निकाल लोगे तो इधर आ जाएगा एक्स क्यूब, और ये पूरी चीज आ जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई होप यू गॉट इट। तो ये x से एक्स क्यूब एक कट जाएगा तो ये वैल्यू आएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई होप यू गॉट इट। अब अगर आप x इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे, ई नेट अगर आप यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करोगे, सो ध्यान से देखो, आप x इक्वल टू इन्फिनिटी तो c बाई इन्फिनिटी स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, r बाई इन्फिनिटी इज 0,
तो c बाई इंफिनिटी 0, तो ये टोटल चीज 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपके पास इस टाइप का एक रिंग है, समझिएगा, जब आपके पास इस टाइप का एक रिंग है तो इस रिंग के प्लस इंफिनिटी, सॉरी, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और बीच वाला जो रीजन है, बीच वाले रीजन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो बीच वाला जो रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाले रीजन में क्या है, सेंटर भी 0 है, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 0 है, बीच में क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है, घट के बढ़ रहा है, बढ़ के घट रहा है, क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब अगर मैं इसमें लैम्डा प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज लिखता हूँ, तो प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज देखता हूँ, तो इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और इस साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। एक बात तो ये तय है, ठीक है। तो अब हमारे पास ई नेट का, ये जो ई नेट हमने निकाला है, ई नेट वाज सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आ रहा था अपना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे, डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे। तो डी बाई डी एक्स को अगर हम जीरो करें तो बेसिकली ये तो कांस्टेंट टर्म था, तो डी बाई डी एक्स जीरो करना मतलब मुझे सिर्फ ये वाला टर्म जो है, जो उसके बाद वाला जो टर्म है, सब लोग ये समझ रहे हो, थोड़ा बहुत मैक्सिमम मिनिमम में यूज करेंगे, मुझे डी बाई डी एक्स को पहले मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। डी बाई डी एक्स को जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं निकालूं, सब लोग सॉल्व करें, डी बाई डी एक्स इफ आई डू, what it will be, d by dx will be equal to r square plus x square, सब लोग अपने कॉपी में इंडिविजुअली सॉल्व करें प्लीज, 3/2 इंटू, आपको याद है ना, ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने पढ़ा हुआ है, d by dx of u by v, you know the method of differentiating it, which is equal to v into du by dx minus u into dv by dx upon v square, you remember it, रिमेंबर इट, बस वही लगाने वाले हैं, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको याद आ गया होगा, अपने कॉपी में आपने लिख लिया होगा, अब इसे सॉल्व करते हैं मिलके, के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और ऊपर था x, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1 माइनस x इंटू 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 minus 1, that is 1/2. I hope you understood this. Divided by r square plus x square 3/2 का होल स्क्वायर, that is equal to r square plus x square का होल क्यूब. I hope you understood this. अभी अगर हम देखें d by dx को अगर मैं जीरो के बराबर करता हूँ तो ये r square plus x square क्यूब ये पूरा जीरो में चला गया, r square plus x square to the power हाफ, आप चाहे तो कॉमन ले लो, तो आपका वैल्यू आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ आपने कॉमन ले लिया, मैं ये कैलकुलेशन किसी को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। पहला और सेकंड टर्म में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब ऑलरेडी दूसरे साइड में जाके जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो चुका है, और आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ कॉमन निकाल रहे हो, तो कॉमन निकाल रहे हो तो यहाँ बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1 माइनस 3/2x, सही है, कोई गड़बड़ तो नहीं किया, आर स्क्वायर 3/2 1 हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे 3/2 सही है, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार चेक करो। तो ये जब सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी प्लस माइनस r/√2, एक बार देखो मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, x की वैल्यू प्लस माइनस r/√2 आएगी, ये आपकी सॉल्यूशन d बाई डी एक्स को जब आप जीरो के बराबर करोगे, तो जब d बाई डी एक्स को आप जीरो के बराबर करोगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो सॉल्यूशन मिलेगा x बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 था ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ठीक है, तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3/2 और ये x था 1 माइनस x इंटू 3/2 था, 3/2 ले लिया आपने, डिफ्रेंशिएशन गलत है, क्या गलती हुआ है चेक करो एक बार,
चेक करो व्हाट मिस्टेक वी डिड। ओ ऊपर एक्स स्क्वायर है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, हाँ 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 हाँ, करेक्ट 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 देवेश, यू आर राइट। चलो देख लेते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर है ना बेटा जी, एक्स नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ये आएगा 2x, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस, इसको एक्स स्क्वायर लिखे हैं आप, एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा इंटू 2x, यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये जो वैल्यू आई आप यहां से भी चाहो, ठीक है, अभी भी कुछ गड़बड़ हुआ है शायद, अभी भी कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? जस्ट अ मोमेंट, यस देवेश आई एम कमिंग टू यू, टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक। सर वो जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू 3/2 को हमने डिफरेंशिएट किया, हाँ सर उसमें पहले 3/2 नीचे आ गया पर बाद में एक्स स्क्वायर को नहीं किया ना, मतलब चेन रूल। हाँ चेन रूल रह गया ना, हाँ करेक्ट 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 है, समझ गया मैं ठीक हाँ कर लो अपने आप को, ठीक करता हूँ मैं। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2 इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, फिर से यहाँ पे 2x आएगा एक्स्ट्रा से, और इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, राइट? सही है देवेश, जस्ट हैव अ लुक, क्या सही है ये? ओके जस्ट अ मोमेंट, हाँ बोलो बोलो देवेश। नहीं सर सही है, बस इतना ही बोल रहा था। अच्छा अभी ठीक है ना, हाँ ठीक है, अभी म्यूट कर लो अपने आप को, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो ये देखो, अभी यहाँ से देख ध्यान से, यहाँ से 2 और 2 उड़ गया, ये देखिए 2 और 2 उड़ गया। अब देख ध्यान से यहाँ पे, इसको मैं नीचे वाला सेगमेंट को पूरा इरेज कर देता हूँ, इसको फिर से लिखता हूँ अभी, ठीक है, चलो मिलके करते हैं, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, देख ले ध्यान से। तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 2x माइनस 2 कट गया है, माइनस 3x क्यूब इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो आप आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ध्यान से देखो, माइनस 3x स्क्वायर, थ्री एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल क्यूब दूसरी साइड में ले जाओ। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2r स्क्वायर, ध्यान से देखना, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जिसको अगर आप सॉल्व करोगे आपको x की वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस r/√2। अब आपका रिजल्ट सही आया, ये सही रिजल्ट, x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, ये आपकी वैल्यू आई। ये वैल्यू आई मतलब क्या, कि x इक्वल टू प्लस r/√2 पे और x इक्वल टू माइनस r/√2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला मैक्सिमम होगा, मैं ये करके जानता हूँ, आप एक बार ट्राई करना, d/dx को 0 किया और x की वैल्यू ये आई, अभी आप d2e/dx स्क्वायर निकालना और x की जो ये प्लस माइनस r/√2 है, ये वैल्यूज पुट करना, आपको वहां पे यू नो d/dx जो आएगा वो आपको नेगेटिव नजर आएगा, मतलब वो मैक्सिमम आ जाएगा प्लस माइनस r/√2 पे, आपको मैक्सिमम मिनिमम पता है, ठीक है, आपको मैक्सिमम मिनिमम पता है, सो यूज अप्लाई दैट। Yes, there was someone who raised the hand. ठीक, चलो x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस r/√2 का मतलब क्या हुआ, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, ये देखिए इधर आइए, इसका मतलब ये हुआ कि इस साइड में x की वैल्यू सेंटर से r/√2 पे और लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर से r/√2 पे
तो लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर से r/√2 पे मतलब -r/√2 पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है, और उसके बाद वो रिड्यूस होती जाती है। तो 0 पे भी मैक्सिमम है, 0 पे मिनिमम है, r/√2 पे मैक्सिमम है। इसका मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ग्राफ होगी वो कुछ ऐसे जाएगी। ये थोड़ी सी ध्यान से सुनना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फिनिटी तक जाएगी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी वो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, लेकिन एक ग्राफ आएगा नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस में लेफ्ट हैंड साइड में, और एक ग्राफ आएगा पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस में राइट हैंड साइड में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज इस रिंग के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आपको वाई एक्सिस के नेगेटिव साइड में पुट करना पड़ेगा टू रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपकी ग्राफ ऐसे बनेगी इसकी, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स ग्राफ फॉर अ रिंग। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x वर्सेस x का ग्राफ फॉर अ रिंग। क्या मेरी बात समझ में आई है? और रिंग में प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दिया गया है। चलेगा? चलेगा। अभी मैं आपसे ही पूछता हूँ, ध्यान से देखना, इसका प्रूफ एक बार फिर से कर लेना। हमने कुछ गलतियां की थी कैलकुलेशन करते वक्त, आप एक बार इसको फिर से बना लेना प्रूफ को। वैसे आपको रिजल्ट याद होना चाहिए, प्रूफ कॉन्सेप्चुअल है, आपको इतना आना चाहिए, रिजल्ट ही आपको याद रखना है, उसी को आपको यूज करना है। अभी देखिए, ये देखिए, अगर मैं अभी आपको बोलता हूँ कि सपोज यू आर हैविंग अ रिंग, ध्यान से देखना, सपोज यू आर हैविंग अ रिंग एंड दिस इज द एक्सेस, ठीक है, बट नाउ द रिंग कंटेन्स माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब आपकी ग्राफ कैसी होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्सेस एक्स की ग्राफ? क्या कोई बता सकता है? अब पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, प्लस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस है। अब ग्राफ कैसा होगा? अब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे एक वैल्यू रहेगी -r/√2 जहाँ पे मैक्सिमम आती है, और यहाँ पे भी एक वैल्यू रहेगी +r/√2 जहाँ पे मैक्सिमम आती है। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी अलग होगी। अब आपकी जो ग्राफ आएगी वो ऐसी आएगी, और दूसरे साइड में इट विल गो लाइक दिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर करोगे, क्योंकि माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर में मान लो आपने यहाँ पे एक +1 कूलम चार्ज रखा, यूनिट चार्ज रखा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। मतलब आपकी लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए इसको ऊपर साइड में आपने रखा। और राइट हैंड साइड में कोई भी आप +1 चार्ज रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होने के कारण उसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इस तरफ जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का आपको ग्राफ मिला। क्या क्लैरिटी है ये? तो ये आपका बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं रिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अभी आइए इसको और अच्छा करते हैं, अच्छा और समझते हैं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें, ठीक है, मैं ये वाला ग्राफ दिखाता हूँ, इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो अपने को एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी? ये देखिए, ये वाई एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, और ये मेरी एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस में क्या है? जैसे मैंने बताया था, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्स एक्सिस में डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो मैं अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाई कलर के ग्राफ को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का ग्राफ है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रिंग के लिए, ये डार्क कलर की, जो ब्लैक कलर की मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ को दो जगहों पे कट कर रही है। इफ यू सी इट, वेरी इंटरेस्टिंग, दो जगहों पे कट कर रही है। एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इसका मतलब कि a given value of electric field is achieved on the same side twice, दो बार अचीव करती है वही वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार मैक्सिमम रीच करने से पहले और एक बार मैक्सिमम रीच करने के बाद। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली अगर आप नेगेटिव साइड में देखोगे, नेगेटिव साइड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दैट इज बीइंग अचीव्ड अगेन ट्वाइस। कोई भी जब मैं बोल रहा हूं आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ, कोई भी मतलब कौन सी वैल्यू, क्या मुझे बता सकते हो? वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के नीचे कोई भी वैल्यू अगर हम कंसीडर करेंगे तो वो पर्टिकुलर वैल्यू अचीव होगी इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्वाइस, वंस बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वंस आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबके होश उड़ गए? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड सेक्शन, जो कि आपका ग्राफ के इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, प्लीज हैव अ गुड लुक एंड लेट मी एंड आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आई एम नो हरी टू रश यू थ्रू दिस, बिकॉज ये समझ में आना चाहिए। मैं आगे के टाइम में आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आई है? एंड फॉर यू आई एम अगेन ट्राइंग टू ड्रॉ दिस ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा। सर प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट, let me draw it for you, just hold. Okay, आइए थोड़ा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से बनाता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये डिस्टेंस है r/√2 का, और ये डिस्टेंस भी है r/√2 का, जहां पे मैक्सिमम हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। मैं आपको बोल देता हूं कि यहाँ पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर का चार्ज है ऑन द रिंग। तो सेंटर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये हमें पता है। प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, एंड आपकी वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पहले मैक्सिमम जाती है। और दूसरी बात, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, तो राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इंपॉर्टेंस है। राइट हैंड साइड की तरफ मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स की जो ग्राफ है, ये मैं वाई एक्सिस के ऊपर साइड में बनाऊंगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इज टुवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस के नीचे साइड में बनाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो आपकी जो ग्राफ है वो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाती है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ ऐसा जाता है। I hope you understand this. So that they achieve their maximum value at r/√2 and minus r/√2. ठीक है, इस टाइप से ये ग्राफ जाएगी। ये ग्राफ को समझो। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अचीव होगी, वो कैसे निकालोगे? x की वैल्यू r/√2 रखोगे, किस इक्वेशन में? वो रखोगे आप, वो जो c x²/r² प्लस x² टू द पावर 3/2 वाला जो इक्वेशन था, c की वैल्यू आपको पता है क्या आ रही थी, 2kq लैम्डा r, ऐसा कुछ आ रहा था। वहां पे आप x की वैल्यू r/√2 रखोगे तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। सिमिलरली
आप x की वैल्यू -r/√2 रखोगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी लेफ्ट हैंड साइड वाले में, ठीक है। ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी वैसे, बाय द वे, आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मैक्स है ये, ठीक है, वैसे नीचे की तरफ। अब मैं बोल रहा हूं कि ई मैक्स से अगर कोई भी वैल्यू नीचे, इससे कम वाली वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं कंसीडर करूं, बात करूं, तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देख रहा हूं तो एक लाइन लेता हूं जो कि ई मैक्स से कम है, जिसको मैंने येलो लाइन से रिप्रेजेंट किया, तो ये आपके ग्राफ को दो जगहों पे कट करेगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो यू गॉट टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स where you are getting the same value of electric field. Are you understanding this? On the right hand side, one is before achieving the maximum value of electric field and the other is after achieving the maximum value of electric field. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Similarly, अगर तुम नेगेटिव डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड के कोई भी वैल्यू ले लो which is less than the Emax, तो आपको दिखेगा कि ये भी जो लाइन है ये इसको दो पॉइंट पे कट करती है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, वन बिफोर अचीविंग द मैक्सिमम वैल्यू एंड अदर आफ्टर अचीविंग द मैक्सिमम वैल्यू, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का सिग्निफिकेंस है, इस कॉन्सेप्ट से बहुत बार सवाल आते हैं, आ सकते हैं आपको, और तो आपको समझ में आना, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर कैसे सवाल आएंगे, आओ दिखाता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम, कितना हो गया, 3:33 हो गया, चलो थोड़ा सा खींच लेते हैं स्पॉट। चलो आओ देखो, इधर देखो, क्या सबको समझ में आया अभी? पार्थ, दिस वाज योर क्वेश्चन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? क्या थोड़ा सा और क्लियर हुआ? इस वीडियो को एक बार फिर से देखना और ये वाला सेक्शन को पर्टिकुलरली पॉज करके देखना एक बार, आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। सपोज मैं आपको एक सवाल देता हूँ वही रिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर। मान लो ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और ये इसका एक्सिस है, समझिए प्लीज, हाँ, ये इसका एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग पे प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज दिया हुआ है, एक मास m है जिसका चार्ज, जिसके ऊपर चार्ज q है, सॉरी, जिसके ऊपर चार्ज q है, इसको सम डिस्टेंस x पे रखा गया है, ठीक है। आपको पूछा गया कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस x सच दैट इट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और आपसे पूछा गया क्या ये जो डिस्टेंस x है, क्या ये एक ही डिस्टेंस होगी या फिर देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ x, x1 एंड x2, वेयर इट विल बी केप्ट इन इक्विलिब्रियम। ये सवाल अपने आप में बहुत अच्छा है बिकॉज ये डायरेक्टली आपका जो अभी जो कंसेप्ट देखा उसी के ऊपर बेस्ड है। आपको पता है कि लैम्डा कूलम पर मीटर का अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया, सॉरी रिंग में, इस सर्कुलर रिंग में अगर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एक्सिस के अलोंग वो इस तरफ होगी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो इस मास m जिसके ऊपर चार्ज q है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगेगा दैट विल बी इक्वल टू, यू नो, आपको मैंने सिखाया था, याद करो, जो इलेक्ट्रिक फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता था, k इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, याद है आपको। और फिर मैंने आपको बोला कि ये जो k Q1 बाय आर स्क्वायर है ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मास्टर चार्ज Q1, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q1, मास्टर चार्ज Q1, ठीक है। तो क्या आप फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक को बोल सकते हो, force can be written as, force electrostatic can be written as, force is a vector quantity, it is electric field because of the master charge into the charge which is kept in that electric field। तो कैसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, it is a very important thing which comes from our understanding previously। याद है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त आपको ये चीज बताई थी, तो क्या उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हो आप फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लिख सकते हो, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ मास्टर चार्ज इनटू वैल्यू ऑफ चार्ज व्हिच इज केप्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मास्टर चार्ज कौन सा चार्ज है, ये जो लैम्डा कूलम पर मीटर आपने रिंग में डाली हुई है ये मास्टर चार्ज,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस यू नो x1 क्या हो जाएगी? तो आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? c(x²) by r² plus x² to the power 3/2, जहां पे c एक कांस्टेंट था जो हमने किसी एक वैल्यू को रखा था। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है जो मैंने येलो कलर के एरो से दिखाया है, इज दिस इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन? तो क्या आपको लगता है कि अगर बैलेंस आउट होना है तो इस चार्ज का वेट which is equal to mg will it be equal to force electrostatic? Will it be equal to force electrostatic? And force electrostatic will be equal to electric field into q. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अब आप सोचो ये सवाल क्यों पूछा गया? क्या एक ही वैल्यू ऑफ x है या दो वैल्यू ऑफ x है? क्योंकि आपको इससे पहले इससे पहले आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक ही वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अचीव होती है दो वैल्यूज ऑफ x के लिए। कितने वैल्यूज ऑफ x के लिए? दो वैल्यूज ऑफ x के लिए। इसका मतलब कि देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ x, x1 एंड x2, वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी बैलेंस्ड बाय mg, क्योंकि mg तो चेंज नहीं हो रहा है, mg तो उतना ही है। तो mg को अगर बैलेंस करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही mg को बैलेंस कर सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ और mg लगेगा नीचे की तरफ, यही तो फोर्स बैलेंस होंगे, तभी तो ये वाला बॉल जो है मास m और चार्ज q जिसके ऊपर है वो वहां पे इक्विलिब्रियम में रहेगा। हवा में तो लटक नहीं सकता ना, तो हवा में लटकने के लिए उसके वेट को बैलेंस करने वाला फोर्स कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, क्या हमें सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिलेगी दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए? हाँ या ना? अभी देख ग्राफ में देख रहे थे तो देख इसको, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ ऐसे शोबाजी के लिए नहीं है भाई, ये समझना है इसको। देखो ध्यान से, क्या सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, येलो कलर वाले लाइन को देखो, क्या ई मैक्स से कम कोई भी एक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, लेकिन क्या ये वैल्यू दो पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अचीव हो रही है? एक r/√2 से पहले और एक r/√2 के बाद। चमका नहीं भाई? क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? ओके ठीक है। सो गाइस व्हाट आई विल डू इज दैट I will continue this discussion tomorrow. Think about this. मैंने आपको ये चीज अभी बताई है, think about this. आपको दो वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी और ये दो वैल्यूज ऑफ x के लिए आपकी वेट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करेगी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में और अच्छी बातें, ठीक है? अच्छा, कल सैटरडे है, कल डिस्कशन का डे है, प्लीज कम प्रिपेयर्ड। कल अराउंड 10:30 11:30 बजे मुझे मैसेज आएगा अनुष्का से एंड आई वुड ओपन द विंडो। प्लीज सेंड अक्रॉस क्वेश्चंस। बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत भेज देना, हम उसके अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होने चाहिए, 20 क्वेश्चन तक ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू गाइज।